गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। 10th एसएस संसाधनी विकास में हमारी अगले भाग में हम करेंगे मृदाओं का वर्गीकरण और हमारी सबसे अच्छी और विस्तृत मात्रा में फैली हुई जो मृदा हमारे देश में पाई जाती है, जो खेती के लिए सबसे अच्छी है, जलोढ़ मृदा। जल के द्वारा बहाकर लाई गई मृदा को हम बोलते हैं जलोढ़ मृदा। ये सबसे ज़्यादा उपजाऊ होती है और ये नदियों के आसपास पाई जाती है। वास्तव में संपूर्ण उत्तरी मैदान यानी पंजाब, हरियाणा, उत्तरी राजस्थान, उत्तर प्रदेश, बिहार, मध्य प्रदेश का उत्तरी हिस्सा, गुजरात का उत्तरी हिस्सा, बिहार का उत्तरी हिस्सा, ये सब उत्तरी मैदान कहलाता है। दिल्ली, हरियाणा और चंडीगढ़ के आसपास ये सब उत्तर का मैदान कहलाता है। ये मृदाएं हिमालय में की 3 महत्वपूर्ण नदी तंत्र सिंधु, गंगा और ब्रह्मपुत्र, क्योंकि तीनों नदियां हिमालय से निकलती हैं। ब्रह्मपुत्र नदियों द्वारा लाए गए निक्षेपों यानी मिट्टी से बनी है। एक संकरे गलियारे के द्वारा ये मृदाएं राजस्थान और गुजरात तक फैली हुई। गलियारा मतलब एक 10, 20, 30, 50 किलोमीटर की पट्टी जलोढ़ मृदा की राजस्थान और आगे गुजरात तक भी फैली हुई है। पूर्वी तटीय मैदान विशेषकर महानदी, गोदावरी, कृष्णा और कावेरी नदियां, इन नदियों के बारे में हम आपको अगले भाग में जब करवाएंगे तो उसमें बताएंगे, वहाँ भी ये फैली हुई हैं। यानी ये क्षेत्र ऐसा है जहाँ पर फसलें ज़्यादा होती हैं और वन क्षेत्र भी पाए जाते हैं। जलोढ़ मृदा में रेत, सिल्ट, मृत्तिका यानी जो जीव जंतु नदियों में मर जाते हैं वो भी मिट्टी मिल जाते हैं, जो उपजाऊ शक्ति को बढ़ाते हैं। जैसे हम नदी के मुहाने से घाटी के ऊपर की ओर जाते हैं, मृदा के कणों का आकार घटता चला जाता है। नदी के घाटी के ऊपरी भागों जैसे ढाल, भंग, किस्मी, मोटे कण मृदाएं पाई जाती हैं। जैसे मृदाएं पर्वतों की तलहटी पर बने मैदानों द्वारा चौ क्षेत्र और तराई में आमतौर पर पाई जाती। जहाँ नदियाँ समुद्र में मिलती हैं उसके आसपास जो मिट्टी बहाकर लाई जाती है उसको चौ क्षेत्र और तराई आमतौर पर कहते हैं। ये देखिए भारत में पाए जाने वाली मिट्टियों का मैप दिया गया है। पर्वतीय मिट्टी ये जो ग्रीन वाली है, जलोढ़ मिट्टी, लाल और पीली मिट्टी, काली मिट्टी, लेटराइट और शुष्क मिट्टी, ये पूरा इसके अंदर दिखाया गया कि हमारे देश के अंदर कहाँ कहाँ मिलती हैं। कणों के आकार या घटकों के अलावा मृदाओं की पहचान उसकी आयु के आधार पर जलोढ़ मृदाएं 2 प्रकार की हैं, पुराना जलोढ़, नया जलोढ़। इसको बोलते हैं बांगर और खादर। जैसे अपना जींद, कुरुक्षेत्र, अम्बाला उस साइड का जो इलाका है उसको बांगर बोलते हैं और अपने इलाके को उसको खादर बोला जाता है और हमारा जो इलाका है इसको बांगर बोलते हैं। जलोढ़ मृदाएं बहुत उपजाऊ होती हैं। अधिकतर जलोढ़ मृदाएं पोटास, फास्फोरस, चूनायुक्त होती हैं, जिसमें गन्ना, चावल, गेहूं और अन्य अनाज प्रचुर मात्रा में उगाए जाते हैं। सूखे क्षेत्रों में मृदाएं अधिक क्षारीय होती हैं। इन मृदाओं को सही उपचार और सिंचाई करके इनकी पैदावार बढ़ाई जा सकती है। जैसे राजस्थान की मृदा है उसमें नमक की मात्रा ज़्यादा पाई जाती है, तो उसके अंदर सही मात्रा में उसको न्यूट्रिशन डाल करके सिंचाई करके उसको भी सही ढंग से हम यूज कर सकते हैं। दूसरा इसमें आती फिर दूसरी महत्वपूर्ण मृदा काली। इन मृदाओं का रंग काला है, इन्हें रेगड़ भी कहा जाता है। काली मृदा कपास की खेती के लिए उचित मानी जाती है और काली कपास मृदा के नाम से भी जानी जाती है। इस प्रकार की मृदाएं दक्कन का पठार यानी महाराष्ट्र, गुजरात उधर ज़्यादा पाई जाती हैं। ये इस मिट्टी को हम चिकनी मिट्टी भी कहते हैं, क्योंकि इसका रंग काला इसलिए होता है क्योंकि ये लावा और अन्य जनक शैलों से बनी ही मृदाएं महाराष्ट्र, सौराष्ट्र, मालवा, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ के पठारी इलाकों में पाई जाती है। अब लावा क्या होता है? जब हमारी भूमि यानी हमारी धरती आज भी अंदर से बहुत ज़्यादा गर्म है और धरती के अंदर एक तरल पदार्थ चलता है जिसको हम बोलते हैं लावा। जब शैलें कठोर होती हैं तो ज़मीन के अंदर रहता है और जब शैलें धीरे धीरे कमज़ोर रहती हैं तो ज़मीन की ऊपरी सतह को तोड़ करके वो बाहर निकलता है, उसको बोलते हैं ज्वालामुखी विस्फोट। और वो सालों साल तक वो आग जलती रहती है और जहाँ से वो आग निकलती है उसके साथ साथ एक तारकोल जैसा पदार्थ
साथ साथ बहता है, जिसको हम बोलते हैं लावा। और उस लावे से जलने से जो मिट्टी बनती है उसको बोलते हैं हम काली मिट्टी। काली मृदा बहुत महीन कणों अर्थात मृत्तिका की बनी होती है, इसलिए को चिकनी मिट्टी भी कहते हैं, क्योंकि इसमें पानी के सोखने की क्षमता कम होती है। अब दोमट मिट्टी के अंदर आप पानी लगाएंगे 2 घंटे बाद किला सूख जाएगा। काली मिट्टी में लगाएंगे उसका 3 दिन तक पानी खड़ा रहे। पहले काली मिट्टी अपने यहाँ मिलती है ज़्यादातर जोड़ों की तलेटी में। उस मिट्टी को पहले छतों पर डाला जाता था ताकि बारिश के मौसम में छतों से पानी ना टपके। आरे बनाने के लिए, चूल्हे बनाने के लिए भी उस मिट्टी यूज करते थे, क्योंकि मिट्टी चिकनी और कठोर होती है, एक बार उससे सीमेंट की तरह से काम करती है। छत को लीप दिया जाता था बारिश से पहले, पूरा बारिश का मौसम गुजर जाता था, उस छत के अंदर से पानी नहीं टपकता था। और आरे और चूल्हे जिसके अंदर देखो बड़े बड़े डेगचे रखते थे, टूटते नहीं थे, यानी वो मिट्टी काफ़ी मजबूत भी होती है। अगली है लाल और पीली मृदा। दक्कन के पठार और पूर्वी दक्षिणी हिस्सों में रवेदार आग्नेय चट्टानों पर कम वर्षा वाले क्षेत्रों में मिलती। लाल और पीली मृदा उड़ीसा, छत्तीसगढ़, मध्य गंगा मैदान, दक्षिणी छोर पर और पश्चिमी घाट में पहाड़ी पद पर पाई जाती है। तो ये दक्षिणी छोर, घाट, घाटियाँ और पहाड़ियाँ ये सब आपको करवाए जाएंगे। इन मृदाओं का रंग लाल रंग रवेदार आग्नेय रूपांतरित चट्टानों में धातु के रूप में पाया जाता है। अगली है लेटराइट मिट्टी। लेटराइट शब्द ग्रीक भाषा के लेटर से निकला है, जिसका अर्थ है ईंट। लेटराइट मृदा का निर्माण उष्ण कटिबंधीय तथा उपोष्ण कटिबंधीय जलवायु, आर्द्र क्षेत्रों तथा शुष्क ऋतुओं में एक के बाद एक आने कारण होता है। यह भारी वर्षा से अत्यधिक निष्कासन का परिणाम, बहुत ज़्यादा बारिश होती है, ये मृदा वहाँ पर ज़्यादा पाया जाती है। जैसे महाराष्ट्र के पश्चिम घाट, उड़ीसा, पश्चिम बंगाल के कुछ भाग, उत्तर पूर्व यानी असम, नागालैंड उस साइड में ज़्यादा मिलती है। इस मिट्टी में पर्णपाती और सदाबहार वन पाए जाते हैं। इन्हें हुम्मस पर्याप्त रूप में पाए जाते हैं, क्योंकि वन ज़्यादा होते हैं, लेकिन विरल वनस्पति और अर्ध शुष्क की मात्रा इनमें धीरे धीरे बढ़ती चली जाती है। आगे वन मृदाएं, ये मृदाएं आमतौर पहाड़ी क्षेत्रों के अंदर मिलती हैं। ये लेटराइट मिट्टी अब बोलते किस प्रकार से घिस घिस के पानी से इस प्रकार से मृदाएं बनती हैं। और मरुस्थलीय मृदा राजस्थान, पश्चिमी दक्षिणी हरियाणा और कुछ गुजरात के इलाकों के अंदर पाई जाती है। ये देखो मृदा का प्रदर्शन कैसे, मरुस्थलीय क्षेत्रों में आंधी से रेत उड़ जाता है और जहाँ ज़्यादा बारिश होती है वहाँ इस प्रकार से कट कट के ज़मीन खराब हो जाती हैं। तो ये कृषि के लिए अच्छी भूमि केवल उत्तर भारत के अंदर ही पाई जाती। देखो ये बालू रेत के अंदर जब पानी आता है तो इस प्रकार कट कट के पानी चला जाता है, और वो जो ऊपर की उपजाऊ मिट्टी होती है उसको अपने साथ बहा ले जाता है, और उसी उपजाऊ मिट्टी में ही फसलें पैदा होती हैं। भारत की पर्यावरण की दिशाएं। सुखो माजरी गांव के जबुआ जिले में कर दिखाया कि भूमि निम्नीकरण प्रक्रिया पलटा जा सकता है। सुखो माजरी वृक्ष घनत्व 1976 में 13% हेक्टेयर था, जो 1992 बढ़ के 1272 प्रति हेक्टेयर हो गया। यानी इस गांव का एग्जाम्पल दिया गया जहाँ के लोगों ने खुद वहाँ पेड़ लगाए। एक तो उस गांव के अंदर पेड़ों की मात्रा बढ़ गई और पेड़ की जड़ जमीन को मजबूत करती हैं, इससे भूमि का कटाव भी रुका और वहाँ भूमि निम्नीकरण कम हो गया। पर्यावरण के पुनर्जनन से अधिक संसाधन उपलब्ध, कृषि और पशुपालन में सुधार के परिणाम स्वरूप आमदनी बढ़ती और समाज में आर्थिक वृद्धि आती है। सुख माजरी में 1979 से 84 बीच परिवारों की औसत आय 10,000 से 15,000 रुपये थी। पर्यावरण की पुनर्स्थापना के लिए लोगों द्वारा इसका प्रबंधन किया गया है और मध्य प्रदेश सरकार ने लोगों स्वयं फैसला लेने के अधिकार भी दिए गए। मध्य प्रदेश के गांव का ये एग्जाम्पल दिया गया है, और ये किस प्रकार से ये चीज़ें इसमें दिखाई गई हैं। सिटीजन वेल्थ रिपोर्ट सेंटर फॉर साइंस एंड इन्वायरमेंट CSC नई दिल्ली द्वारा किस प्रकार से ठेकेदार बाहर से आ करके पेड़ों काटते थे, उनके खिलाफ गांव के लोगों ने आंदोलन चलाए, पेड़ों को बचाया। चिपको आंदोलन राजस्थान में भी चला था और चिपको आंदोलन उत्तराखंड के अंदर भी चलाया गया, यानी कि लोग पेड़ों से चिपक गए थे उत्तराखंड में, जब वहाँ एक बैट बॉल बनाने वाली कंपनी जो बैट बनाते हैं क्रिकेट के, उन्होंने वहाँ पर
पेड़ों की कटाई का ठेका लिया था, लेकिन वहाँ की महिलाएं, बच्चे सभी पेड़ों चिपक गए और आखिरकार सरकार को टेंडर रद्द करना पड़ा। और उसी प्रकार राजस्थान के अंदर भी आज से 200-250 साल पहले चिपको आंदोलन चला था, जब वहाँ के राजा ने महल बनाने के लिए खेजड़ी यानी जांडी के पेड़ों की कटाई शुरू की, तो वहाँ के बिश्नोई समाज की महिलाओं ने पेड़ों से चिपक गई। लेकिन तानाशाही राजा होते थे, उन्होंने उन महिलाओं को भी उन पेड़ों के साथ ही काट दिया था, यानी पेड़ बचाने के लिए उन्होंने अपने जीवन को भी न्यौछावर कर दिया। और अमृता देवी बिश्नोई वहाँ की पहली शहीद थी। और आज भी राजस्थान में अमृता देवी बिश्नोई के नाम से जोधपुर के पास समराथल एक जगह है, जहाँ पर बहुत बड़ा मेला लगता है और देवी के रूप में उसको पूजा जाता है। और बिश्नोई समाज तभी से पूरे भारत के अंदर पेड़ बचाने के लिए और वन्य पर्यावरण के लिए जाना जाता है। तो इसके लेसन के क्वेश्चन आपके लास्ट में दिए गए बेटा, इन सभी क्वेश्चन को अपनी नोटबुक के अंदर अवश्य ही लिखें। थैंक यू।